नमस्कार। यहाँ हम बड़ी और उलझी हुई कहानियों को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज बात होगी भारत के सबसे ताकतवर और शायद सबसे रहस्यमयी लोगों में से एक अजीत डोभाल की। उनके पूरे जीवन और करियर पर एक नजर डालेंगे। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। कोई सुपर कॉप कहता है तो कोई 21वीं सदी का चाणक्य। पर जानते हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये नाम असल में उनके काम करने के अंदाज को दिखाते हैं। उनका पूरा करियर खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशंस और हाई रिस्क मिशनों से भरा पड़ा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब मिशन अक्सर दुश्मन की नाक के नीचे भेस बदलकर पूरे किए गए। लेकिन इन सब कहानियों और नामों के पीछे का असली इंसान कौन है? असली अजीत डोभाल कौन है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसे बने कैसे। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी जासूसी फिल्म की तरह अंधेरे में नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एकेडमिक्स से और फिर पुलिस की वर्दी से। उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ, तो अनुशासन तो खून में था ही। पढ़ाई में भी वो काफी होशियार थे। सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन कर लिया और बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान भी बना ली। उनकी काबिलियत का पहला बड़ा टेस्ट वो आया केरल में। 1971 में वहां बहुत भयानक दंगे भड़क गए थे, और यही वो मौका था जो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब देखिए, उस वक्त उन्हें सर्विस में 3 साल भी नहीं हुए थे। इसके बावजूद इस इतने बड़े और सेंसिटिव मामले को संभालने के लिए इसी नौजवान ऑफिसर को चुना गया। उन्होंने सिर्फ हिंसा ही नहीं रोकी, बल्कि दोनों समुदायों को इतना मना लिया कि उन्होंने लूटा हुआ सामान तक वापस कर दिया। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं था, ये लोगों का भरोसा जीतना था, उनके मनोविज्ञान को समझना था। और बस इसी कमाल की कामयाबी ने दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस के बड़े अफसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और यहीं से उनकी जासूसी की दुनिया में एंट्री का रास्ता खुल गया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में आने के बाद अजीत डोभाल की असली कहानी शुरू होती है। उनकी जो पहचान बनी, वो बनी एक के बाद एक कई अविश्वसनीय और बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशंस से। पहला बड़ा मिशन था मिजोरम का। 70 के दशक में मिजोरम में अलगाववाद अपने पीक पर था। लाल डेंगा नाम का एक नेता था जो एक तरह से अपनी अलग सरकार चला रहा था और पूरे इलाके को अस्थिर किए हुए था। ये देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। डोभाल की स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाल डेंगा की ताकत की जड़ को पहचाना, उसके 7 सबसे खास कमांडर। फिर अंडरकवर जाकर उन्होंने उन 7 में से 6 कमांडरों को ही लाल डेंगा के खिलाफ कर दिया। अब जब उसकी ताकत का बेस ही खत्म हो गया, तो लाल डेंगा के पास शांति की बात करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मतलब सेना पर नहीं, दिमाग पर हमला किया गया। अब करीब 10 साल आगे चलते हैं। साल था 1988 और जगह थी पंजाब। यहां एक नया संकट सर उठा रहा था। खालिस्तानी आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना अड्डा बना लिया था, और यहीं से कहानी शुरू होती है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। और यहां तो उन्होंने गजब ही कर दिया। आतंकियों के बीच घुसने के लिए वो एक रिक्शावाला बन गए। फिर उन्होंने आतंकियों को यह यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का आदमी है जो उनकी मदद करने आया है। सोचिए, इसी बहाने वो स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए और आतंकियों के सारे ठिकाने, उनके प्लान्स, सबका पता लगा लिया। मतलब दुश्मन जो देखना चाहता था वो ठीक वही बन गए, और उसी का इस्तेमाल करके उनकी पूरी जानकारी निकाल ली। लेकिन डोभाल का काम सिर्फ अंडरकवर ऑपरेशन करना ही नहीं था। वो एक और चीज में माहिर थे, और वो थी बातचीत यानी नेगोशिएशन। जब शब्द ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं, तो ये उनके काम करने के 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ भेष बदलकर दुश्मन को धोखा देना, और दूसरी तरफ बातों से ही दुश्मन का मन बदल देना। दोनों ही तरीकों में वो माहिर थे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कश्मीर का। 90s के दशक में कुक्का पारे नाम का एक बड़ा आतंकी था जिसे पाकिस्तान से पैसा मिलता था। डोभाल ने उसे इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वो दूसरे आतंकियों के खिलाफ भारत के लिए काम करने लगा। ये थी दुश्मन को दुश्मन से ही लड़ाने की रणनीति। कमाल की बात है ना? पर उनकी इस नेगोशिएशन स्किल का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ IC-814 हाईजैकिंग के दौरान। याद होगा कंधार वाला मामला। हाईजैकर्स की मांगें बहुत बड़ी थीं, 100 आतंकियों की रिहाई और $200 मिलियन, और दांव पर लगी थी सैकड़ों लोगों की जान। उस वक्त जो नेगोशिएशन टीम थी, डोभाल उसके एक अहम हिस्सा थे, और नतीजा
नतीजा ये हुआ कि 100 के बजाय सिर्फ 3 आतंकी छोड़े गए और कोई पैसा नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि वो इतने बड़े संकट में भी सामने वाले पर कैसे साइकोलॉजिकल दबाव बना सकते थे। फिर आया साल 2014, जब उनका करियर एक नए मुकाम पर पहुंचा। उन्हें भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बनाया गया। अब उनका रोल बदल चुका था। अब वो सिर्फ फील्ड ऑपरेशंस में नहीं थे, बल्कि अब वो पूरे देश की सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे थे। और NSA बनने के बाद देश की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव दिखा। अब भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा। जो उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, कहा जाता है कि उसके पीछे मास्टरमाइंड वही थे। और वो सिर्फ सिचुएशन रूम में बैठकर प्लान बनाने वालों में से नहीं है। 2015 में जब 46 भारतीय नर्सों को आईसिस ने इराक में बंदी बना लिया था, तो वो खुद एक सीक्रेट मिशन पर इराक गए और उन सभी को सुरक्षित वापस लेकर आए। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाते, बल्कि एक्शन भी लेते हैं। तो इतने सालों के इन सब अनुभवों से एक खास तरह की सोच, एक फिलॉसफी तैयार हुई है, और इसी को आज डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्ट्रिन है क्या? इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, दुश्मन से हमेशा कई कदम आगे सोचना। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी दुश्मन की सोच का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना। तीसरा, डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव डिफेंसिव रुख अपनाना। और चौथा, निडरता, मिशन के लिए किसी भी हद तक जाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये डॉक्ट्रिन कहती है कि हमले का इंतजार मत करो, बल्कि खतरा जहां से आ रहा है वहीं जाकर उसे खत्म करो। ये भारत की पुरानी डिफेंसिव सोच से बिल्कुल अलग है। तो एक नौजवान IPS ऑफिसर से लेकर देश के सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार तक का ये सफर, अजीत डोभाल के करियर ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उनके तरीके असरदार तो रहे हैं, लेकिन ये जो आक्रामक और हाई रिस्क वाली सुरक्षा नीति है, ये दुनिया में भारत के भविष्य को कैसे तय करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिस पर आने वाले कई सालों तक चर्चा होती रहेगी।